हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर का सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। 2 सेशन इससे पहले हो चुके हैं जिसमें हमने 45 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो इसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी सेशन आपने पहले के नहीं देखे हैं, 2 सेशन और जो कि आपके CDP के हैं, ज़रूर से आप उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 से आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया गया था कि ये आपको कंप्लीट करके लाना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बेसिकली मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने राइट हैंड साइड पर ऊपर रखे गए हैं। एक बार इसको चेक करिए और बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है कि कॉलेज स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण के कौशल पर केंद्रित छात्रों को संज्ञानात्मक आयामों को विकसित करने के इरादे से अपने व्याख्यानों की योजना बनाई। अगर आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गए, दैट मीन्स कि ब्लूम की टेक्सानोमी के अंदर जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं और सिंथेसाइज हम लोग करते हैं, उसी के बारे में बात की गई है। मतलब बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, विश्लेषण करेगा चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझेगा बारीकी से और उसके बाद उसको सिंथेसाइज करेगा, मतलब अपना एक पूरा सार निकालेगा, है ना। संश्लेषण करना मतलब वही एक पूरा एक आइडिया बना लेना उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो वही चीज़ आपसे पूछी गई थी। कुछ व्याख्यान की योजना यहाँ पर टीचर ने बनाई है। सबसे पहले मेमोरी लेवल मतलब स्मृति स्तर के लिए आपके सामने 4 पॉइंट रखे गए, ठीक है। ये कॉलम 2 है, इसमें 4 पॉइंट आपके सामने। सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए और थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अगर आप बात करें कॉलम ए में 3 पॉइंट है और कॉलम बी के अंदर आपके सामने 4 पॉइंट रखे गए, मतलब इसमें से एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे आपके 3 जो है आपको इधर से मिलाने पड़ेंगे, मतलब एक कोई भी छूट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, जिसमें से आपको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये तीनों पॉइंट देख लीजिए कि मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। उसके बाद इन चारों चीज़ों को पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना है, डायरेक्टली सोचना नहीं है आंसर क्या होगा। चारों चीज़ों पर एक बार रीडिंग लगा लीजिए, है ना, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये पॉइंट है क्या। उसके बाद आप देखिए एक एक चीज़ से, जो चीज़ आपको सबसे पहले आती है, मान लो मुझे सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पता है क्योंकि मैंने जब थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने रिफ्लेक्टिव लेवल को ही पढ़ा, बाकी के 2 लेवल मैंने नहीं पढ़े, है ना। तो जो भी चीज़ मान लो रिफ्लेक्टिव हो गया, माहे अंडरस्टैंडिंग हो गया या फिर मेमोरी हो गया, तो जो भी चीज़ आपको सही लग रही है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको आइडिया है, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। मान लो मुझे ये पता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसका आंसर यहाँ पर 4 होगा, मतलब एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो बी का आंसर 4 होगा, तो बी का आंसर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए, या तो ए करेक्ट होगा या फिर बी करेक्ट होगा, सी और डी इनकरेक्ट होंगे, है ना। तो ऐसे करके आप मैच दी कॉलम को सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम पूरा 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी लेवल की बात हो रही है, उदाहरण और गैर उदाहरण के बीच में भेदभाव करने की, मतलब यहाँ पर क्षमता या अवसर आपके पास होना, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु के बारे में उसके उदाहरण, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, या दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उनके बीच में हम लोग यहाँ पर अंतर कर पा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। दूसरा बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के सामने लिखा हुआ है प्रस्तुतियों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हो रही है, हमारे सामने PPT चल रही है, प्रेजेंटेशन दी जा रही है, तो जो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उनको क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, छात्रों से जानकारी के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए कहना, मतलब बच्चों को बोलना कि वो क्या करे, डिस्कशन यहाँ पर करे, ठीक है। और स्टेटमेंट डी यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द पॉइंट टू बी मेड एंड डिस्कस्ड, बनाए जाने वाले और चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। अब आपको अगर ध्यान आ रहा हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करना सिमिलर है। मतलब आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग चिंतनशील, मतलब आप सोच विचार विमर्श गहन चिंतन यहाँ पर कर रहे हो, मतलब कि आप क्या है, चीज़ों को क्रिटिकली क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सी नंबर का है ना, ये ही है, ए ये हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। मतलब सी नंबर के लिए मेरा आंसर 4 हो सकता है इन चारों में से, क्योंकि यहाँ पर तो केवल याद करने की बात करी है, यहाँ पर आप अंतर कर पाए, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाए, है ना, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, उसकी बात करी गई है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात हो रही है, लिखा हुआ है डिस्कशन की बात हो रही है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करके चीज़ों को आप क्या करें, डिस्कस कर पाए, उनके बारे में चर्चा कर पाए। और इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल एक प्रकार के डिस्कशन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हो रही है डिस्कशन की बात और इसमें हो रही है क्रिटिकली एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकली एनालाइज करना। तो मुझे ये पता चल गया रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए जो आंसर है, मतलब सी का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का आंसर 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ठीक है, ये तो अभी हमने सोचा है कि ये हो सकता है, बाकी के सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। मेमोरी लेवल जो है याद करने के बारे में बोलता है, मतलब ए का आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ए का आंसर 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब या तो ए करेक्ट होगा या फिर सी करेक्ट होगा अगर सिर्फ फर्स्ट नंबर के पॉइंट को देखें। अंडरस्टैंडिंग केवल समझने वाली बात हो रही है, तो ये आप चीज़ों में अंतर कर पा रहे हैं, मतलब आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो ये 2 का आंसर 1 हो गया और 3 का आंसर 4 हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, मास्लो के अनुसार मानव आवश्यकता के उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसको मिला है ना, सबसे टॉप लेवल या सबसे शीर्ष लेवल पर कौन होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको देखनी है। हमने बनाया ये अब्राहम मास्लो का पूरा हायरार्की, एक बेसिक नीड होती है और दूसरी होती है आपकी ग्रोथ नीड। दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड आती है, फिर सेफ्टी नीड सुरक्षा की आवश्यकता, फिर लव एंड बिलोंगिंग या बिलोंगिंग नीड जिसको बोला जाता है, फिर आपका सेल्फ एस्टीम आता है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो सबसे टॉप पर कौन आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या नीड है, ये वाली ग्रोथ नीड है ना, मतलब बच्चों या व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है, उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूति और भावों को देखने व समझने में और उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। द एबिलिटी टू सी अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड कॉमन सेंस, व्यावहारिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों और भावों को देखने और समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता, मतलब आप दूसरों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कौन सी इंटेलिजेंस कहलाती है, इमोशनल कहलाएगी। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस दैट मीन्स आप संवेगों के साथ कार्य कर रहे हैं, संवेगों के ऊपर आपकी सारी बात हो रही है। तो ये अनुभूति या फीलिंग वगैरह क्या होती है, इमोशन ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। इमोशनल क्वेश्चन जो है, भावात्मक भागफल जो है, इसकी अवधारणा किसने दी है, मोहसिन और राइस ने दी है, लॉन्ग एंड मेहता ने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है, सैलोवी तथा मेयर ने दी है। तो इमोशनल क्वेश्चन की अवधारणा देने वाले, तो ये आप बताइए आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए इन चारों में से। अच्छा, इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, आप खुद कितने जागरूक है, स्वयं जागरूकता जिसको बोला जाता है। सेल्फ रेगुलेशन, आप खुद को कैसे गाइड करते हैं, जैसे मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन होगा जो मुझे अपने ही पथ पर आगे बढ़ाएगा, है ना। मैं खुद को कैसे रेगुलेट करती हूँ किसी भी कार्य को करने के लिए। एम्पैथी में दूसरों के प्रति कैसे सहानुभूति प्रदर्शित करती हूँ, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एम्पैथी होना, है ना, सहानुभूति प्रदर्शित करना व्यक्ति के प्रति। मोटिवेशन, एक प्रकार का मोटिवेशन हमें चाहिए होता है। और सोशल स्किल, हमारे पास क्या क्या सोशल स्किल है ताकि हम दूसरों से बातचीत कर पाएँ, उनके विचारों को समझ पाएँ, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बस इतना पूछा गया था कि ईक्यू की जो अवधारणा है वो किसने दी है, सैलोवी तथा मेयर ने दी है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन तीन चीज़ों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तीन चीज़ें होती है, एक होता है आपका स्वनियमन, है ना, स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन। जब एक बार कोई व्यक्ति पहला घटक हासिल कर लेता है तो वह स्वनियमन की ओर बढ़ जाता है। दैट मीन्स वंस अ पर्सन हैज़ अचीव द फर्स्ट कंपोनेंट दे कैन मूव ऑन टू सेल्फ रेगुलेशन, मतलब हमने जो चाहा हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया। ठीक है, तो अब मतलब मुझे समझ में आ गया ना कि हाँ, मैं खुद को यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेल्फ रेगुलेशन कहलाती है। प्रेरणा, मोटिवेशन वही है ना जो हमें अपने कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है, गाइड करती है, प्रेरित करती है, वो आपका मोटिवेशन हो गया। समानुभूति, एम्पैथी क्या होती है, सहानुभूति से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरों की भावनाओं के प्रति कितना सजग है, कितना अवेयर है ना, कि हम कितने अवेयर है चीज़ों को लेकर या दूसरों की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, ये तो सभी व्यक्ति में होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, है ना। ये तीन स्टेटमेंट और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन रिफॉर्म विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि शैक्षिक सुधारों में विकेंद्रीकरण हमें चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति या पावर किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
है ना, इंडिविजुअल व्यक्तियों के अंदर, है ना। तो ये वाली चीज़, तो शैक्षिक सुधारों में हमें विकेंद्रीकरण कब इफेक्टिव हो पाएगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारिता बढ़े, है ना। यहाँ पर बोला गया है कि when the participation of block and cluster reference centers increases, जब ये लोग क्या करें, अपनी भागीदारिता को यहाँ पर इंक्रीज करें या इनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़े, है ना, खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारिता बढ़े। दूसरा बोल रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, लोकल रेफरेंस पर्सन अवेलेबल हो। आपको ध्यान होगा तो जब भी एक पूरा स्कूल अपनी एक टीम बनाता है जिसमें वो सब बैठकर स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, तो उसमें कुछ परसेंट पेरेंट्स का भी रखा जाता है कि हाँ, कुछ बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर होना चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस रहे या उनको जागरूकता रहे। ठीक है, जब पूरी एक टीम बनाई जाती है जो पूरा ये डिस्कशन करती है, तो वो पूरा आपका ये डिसेंट्रलाइजेशन का ही पॉइंट होता है कि उस मीटिंग के कुछ मेंबर यहाँ पर क्या होने चाहिए, पेरेंट्स भी होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सके कि उनके बच्चों को क्या क्या नीड है, या फिर स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, राइट। तो स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, लोकल रेफरेंस पर्सन अवेलेबल हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, है ना। टीचर शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड रिलेवेंट मटेरियल। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आवश्यक है, क्या ये चीज़ आवश्यक है कि यहाँ पर जो है ब्लॉक और क्लस्टर रेफरेंस को भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाए या उनकी भी भागीदारिता, पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़े। बिल्कुल आवश्यक है, तो पहला पॉइंट तो आवश्यक है। दूसरा भी आवश्यक है कि लोकल रेफरेंस पोर्शन उसके अंदर अवेलेबल हो, बिल्कुल आवश्यक है। तीसरा भी आवश्यक है कि टीचर के पास प्रॉपर संसाधन और सारी चीज़ें अवेलेबल हो। हम लोग बोल सकते हैं तीनों ही चीज़ें आवश्यक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। एनईपी 2020 में एमएचआरडी के द्वारा किसकी स्थापना की मांग यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, एनईपी 2020 ने जो हमारा मानव अधिकार मंत्रालय है ना, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, तो इन्होंने एक मांग करी थी, डिमांड करी थी। वो किसकी करी थी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करी थी, उच्च शिक्षा आयोग की हायर कमीशन एजुकेशन के लिए बात करी थी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लाया जाए, इसकी स्थापना करी जाए, इसकी बात करी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो एनईपी 2020 में एमएचआरडी के द्वारा किसकी बात करी गई है, एफएलएन की डिमांड करी गई थी, किसको स्थापित किया जाए, और हो भी चुका है। ठीक है, केवीएस तो ला भी चुका है, मॉडल स्कूल के नाम से ला चुका है इस प्रोग्राम को, है ना, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मॉडल स्कूल के नाम से केवीएस जो है प्रोग्राम ला चुका है, जहाँ पर वो क्लास 5th तक के बच्चों के लिए या फिर 0 से 8 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। अब इन शॉर्ट देखें तो ये प्रोग्राम होता क्या है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब बच्चों में एक बेसिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान लेकर आना, है ना, मतलब एक बेसिक नॉलेज बच्चों को हो जाए, संख्यात्मक नॉलेज बच्चों को हो जाए। इसके लिए यहाँ पर एफएलएन की स्थापना की मांग करी गई थी, है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करी गई थी। क्या इसमें बोला गया कि 0 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर बेसिक संख्यात्मक और साक्षरता ज्ञान को लेकर आना, मूल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को यहाँ पर लेकर आना, इसकी डिमांड यहाँ पर करी गई थी। आप चाहे तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, हिंदी में बोले तो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान इसको कहा जाता है। एफएलएन मिशन निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन है। एफएलएन एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य 0 से 8 साल तक के बच्चों का समग्र विकास करना है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हम लोग अभी कवर करेंगे, तो उसके लिए आप ECCE का फुल फॉर्म देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूछा गया ECCE की अवधि क्या होती है या फिर ECCE की अवधि क्या होती है, तो वही क्वेश्चन है ये। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, मतलब बच्चों को जो दी जाती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो दी जाती है वो दी जाती है 0 से 8 साल में। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, और इसकी अवधि होती है 0 से 8 साल की उम्र तक की, और कक्षा 5 तक के बच्चों को ये बेसिक साक्षरता ज्ञान यहाँ पर अवेलेबल करवाना। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष यहाँ पर शुरू किया गया था, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, है ना, अब इनको यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, 86वां संविधान संशोधन यदि हमें याद है तो, है ना।
तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2001 में इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। नंबर 54 को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने 7 पॉइंट रखे गए हैं और उसके सामने के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है और उसमें से आपको क्या करना है? कोई भी 5 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इन 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आप देख लो। सबसे पहले तो एक जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले वो चीज़ हमारी क्लियर होना चाहिए, है ना, कि कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करेगा, मतलब हमारी टीचिंग स्टाइल को वो चीज़ प्रभावित करेगी। और 4 ऑप्शन में से आप देखें तो कोई भी 5 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हर एक ऑप्शन के अंदर कोई भी 5 पॉइंट आपको दे रखे, मतलब 2 इनकरेक्ट होंगे, बाकी के 5 जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें शिक्षक का नियंत्रण या उसका आंतरिक नियंत्रण, दैट मीन्स टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में इधर भी लिखी हुई है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। टीचर का एलओसी, एलओसी के बारे में हमने देखा हुआ है। एलओसी क्या होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? 2 प्रकार से होता है कि एक टीचर खुद, मतलब एक आप इसको ऐसे टीचर के एग्जाम्पल से कंसीडर करें, है ना। तो टीचर जैसे कि कितना मोटिवेटेड है, मतलब हम लोग किसी कार्य को कर रहे हैं तो बिल्कुल खुशी से कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ आपका हो जाता है पॉजिटिव लोकस ऑफ कंट्रोल, है ना। और एक होता है कि आप किसी लालच में उस कार्य को कर रहे हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिले, इसके लिए आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वो आपका एक नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, तो टीचर का एलओसी हमारी टीचिंग को अफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करता है ना। मतलब हमारा एलओसी क्या है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई। एक बार आप 7 पॉइंट को पढ़ लो, है ना, फिर देखो कि कौन से 5 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। ठीक है, शिक्षार्थी की प्रेरणा, लर्नर्स का मोटिवेशन कैसा है, या आप उनके अंदर कैसा मोटिवेशन लेकर आ पाए अपनी टीचिंग के थ्रू। शिक्षार्थी की जीवनी डेटा, टीचर का जो बायोग्राफिकल डेटा है वो कैसा है। शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता, टीचर्स की सेल्फ इफिकेसी कैसी है। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में टीचर का जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है या फिर जो लर्नर है, उनका इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, प्रबंध और निगरानी में शिक्षक का कौशल कैसा है। टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। और सामान्य ज्ञान सहित विषय का जो शिक्षक का ज्ञान है, मतलब सामान्य ज्ञान सहित मतलब जनरल नॉलेज में एज वेल एज सब्जेक्ट नॉलेज में टीचर का जो नॉलेज है वो कैसा है। ठीक है, तो 7 में से सबसे 5 जरूरी चीज़ें आप बता दें। एक तो एलओसी बहुत ज़रूरी होता है ना, सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें मैं निकाल लूँ, है ना, पूरा डिटेल में ना देखो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी। बाकी सारी चीज़ें भी दिख रही है, बट ये दिख रहा है कि एक तो होना ही चाहिए, एक इसमें अंदर लिखा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ से मेरा ये चीज़ क्लियर हो गया कि या तो ए करेक्ट होगा या फिर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब पूरा पढ़ लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन कटिंग मेथड लगा दी, तो कम समय जब बच रहा है ना, कि लास्ट के 2 मिनट बचे और बहुत सारे क्वेश्चन बच गए, तो फिर ए और बी में से आप एक तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं एलओसी इंपॉर्टेंट है, शिक्षार्थी की प्रेरणा, है ना, लर्नर का जो मोटिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है या उसका जो पास्ट है वो कैसा है ना, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्कीप कर देते हैं। शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हम लोग रखेंगे। सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में लर्नर का इंटरेस्ट कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है। हाल फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ को अभी हम लोग अवॉइड कर दें। प्रबंधन और निगरानी में टीचर का कौशल कैसा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 नंबर के पॉइंट को छोड़ दिया जाए और 5 नंबर के पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स 1 to 4 6 एंड 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, शिक्षण के तरीकों का कौन सा संयोजन सीखने को अनुकूलित करने की संभावना है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। आप लर्निंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किन 3 से 4 पेयर के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। हिंदी वाले एक बार हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले एक बार इंग्लिश में देखेंगे, है ना। जो पूरा पेयर आपको सही लग रहा हो, जिसमें व्याख्यान भी आपके लिए करेक्ट हो, इंटरेक्टिव चर्चा करेक्ट हो, तो इस तरीके से 4 पॉइंट आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करिए। इसके आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। एक बार देख लो अच्छे से, आपको यहाँ पर भी ट्रिक समझ में आ गई होगी कि लेक्चर मेथड के फायदे और नुकसान आपको पता है ना, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। चले आगे बढ़े।
देखो सबसे पहले किसकी बात करी गई है, व्याख्यान की बात करी गई, लेक्चर की बात करी गई, डिस्कशन चर्चा की बात करी गई और सिंपोजियम या सेमिनार की बात यहाँ पर करी गई है ना। तो अब आप ये देखिए कि क्या ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, कौन सा संयोजन अच्छा है ना, टीचिंग के लिए कौन सा संयोजन अच्छा है जो हमारी लर्निंग को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, सीखने को अनुकूलित यहाँ पर करेगा, दैट मीन्स जिसके माध्यम से लर्निंग बच्चों की अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो क्या मैं ये व्याख्यान को अच्छा बोल सकती हूँ क्या, नो, है ना। तो मैं अभी इसको होल्ड पर रखूंगी, डायरेक्टली क्रॉस भी नहीं, मतलब एक होल्ड पर रखा जा सकता है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी है, डिस्कशन अच्छा है ना। बाकी आगे बात कर लेते हैं, इंटरेक्टिव डिस्कशन बहुत अच्छी बात है, नियोजित व्याख्यान प्लान लेक्चर आप ले रहे हैं, पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज इसकी वजह से मैं इसको होल्ड पर रख रही हूँ अभी, है ना। इधर मैं व्याख्यान को और इधर नियोजित व्याख्यान की वजह से मैंने इसको होल्ड पर डाला। चर्चा सत्र हो गया, विचार मंथन हो गया और परियोजनाओं के बाद, है ना, पहले आपने पूरे प्रोजेक्ट बना लिए, परियोजना कर ली और उसके बाद आप इंटरेक्टिव व्याख्यान सत्र को लेकर आ रहे हैं। देखो इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बर्स्ट सेशन, है ना। बर्स्ट सेशन मतलब आपने यहाँ पर विचार मंथन किया, उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ लग रही है ना। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर भी व्याख्यान की बात हो रही है, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुति की बात हो रही है। ये व्याख्यान की वजह से और ये व्याख्यान की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि केवल यहाँ पर लेक्चर की बात करी जा रही है। अब केवल ऑप्शन नंबर बी बच रहा है और ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। अब ये यहाँ पर आप देखें, इंटरेक्टिव चर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और इसके अंदर देखें तो इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बर्स्ट सेशन भी इसके साथ किया जा रहा है और ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रयोग की जा रही है और साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं चर्चा सत्र हो रहा है, विचार मंथन हो रहा है और परियोजनाओं के बाद इंटरेक्टिव व्याख्यान सत्र लिए जा रहे हैं, तो यही चीज़ डेफिनेटली आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा, आंसर करिएगा। 56 का आंसर क्या होगा, बच्चे सूर्य जो है बच्चे के साथ साथ चलता है ना, सूर्य जो है बच्चे के साथ साथ चल रहा है और उसके मुड़ने का अनुकरण कर रहा है। ठीक है, उसके मुड़ने का यहाँ पर अनुकरण कर रहा है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है, अगर इसमें देखना चाहें तो टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड डज द स्टेटमेंट सूर्या वॉक्स अलोंग विद द चाइल्ड, फॉलोज हिज टर्न्स एंड लिसन टू द चाइल्ड। इसने बोला है कि जब बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सूर्य मेरे साथ चला, जब मैं मुड़ा तो सूर्य भी मुड़ गया, उसने मेरी बात सुनी, तो ये बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है इसको परा अहम केंद्रीयता कहा जाएगा। ये केंद्रीयता सेंट्रेशन हो सकता है, ये एनिमिज्म हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस हो सकता है। देखो क्या चीज़ यहाँ पर करेक्ट हो सकती है, देखो ये स्टेटमेंट देखकर आपको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं जिन पियाजे की थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना तो मैं क्लियर हो गई कि जिन पियाजे की थ्योरी है, क्योंकि जिन पियाजे की थ्योरी में ऐसा होता है ना, बच्चा क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर हिंदी में बोलें तो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानता है, सजीव यहाँ पर कंसीडर करता है, लिविंग यहाँ पर कंसीडर करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल जो हम लोग थ्योरी में देखते हैं कि एक बच्चा जो है लकड़ी के घोड़े पर बैठकर वो लकड़ी की काठी वाला गेम प्ले कर रहा था, है ना। तो वो क्या हुआ, अचानक से उस घोड़े पर से नीचे गिर जाता है, तो वो उस घोड़े को पीटने लगता है कि तुमने मुझे गिरा दिया। मतलब उसके लिए वो घोड़ा क्या है, सजीव वस्तु जिसने जानबूझकर उस बच्चे को नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इस चीज़ को क्या कंसीडर किया जाता है, एनिमिज्म कंसीडर किया जाता है। और ये कौन सी एज के बच्चों में होता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, मतलब कि ये 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो एनिमिज्म की बात हो गई, सजीव चिंतन जिसको यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एग्जाम्पल वही है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चल रहा है, उसके साथ मुड़ रहा है, उसको सुन रहा है, मतलब ये बच्चे ने कौन सी कल्पना बना ली है, एनिमिज्म की कल्पना यहाँ पर बना ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 को देख लीजिए, क्या आंसर यहाँ पर होगा। The best method of encoding long-term memory is probably to use। दीर्घकालीन स्मृति में कूट संकेतक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि संभवतः प्रयोग करना है। किस चीज़ का, संपोषण रिहर्सल का, रटन रिहर्सल का, विस्तृत रिहर्सल का या निद्रा अधिगम का। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस्ट मेथड फॉर एनकोडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब मैं क्या चाह रही हूँ, लंबे समय तक या दीर्घकालीन स्मृति में मेरी चीज़ें स्टोर रहे, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लंबे समय तक मेरे माइंड के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस रिहर्सल करनी पड़ेगी, मेरे को रटना पड़ेगा चीज़ों को। मुझे विस्तृत रिहर्सल, मतलब किसी भी चीज़ को मैं पढूं तो उसकी मेरी क्या हो जाए, डीप लर्निंग हो, विस्तृत रूप में मैं उस चीज़ को पढूं, या स्लीप लर्निंग होना चाहिए। देखो रिहर्सल का एक ही प्रकार है और वो है
एलोबरेटिव रिहर्सल, मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या पढ़िए, विस्तृत रूप में यहाँ पर पढ़िए। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि किस विधि का प्रयोग करिए, विस्तृत रिहर्सल का आप प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के खेल में प्रदर्शन में प्रतिभागियों के सामान्य सूचनाओं से संबंधित प्रश्न बढ़ते हुए कठिनता स्तर के क्रम में पूछे गए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की स्मृति की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि इन द गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन ऑल्दो ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज। दिस टाइप ऑफ मेमोरी नीडेड टू एसेस द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज। इन शॉर्ट यदि आप देखना चाहें तो कौन बनेगा करोड़पति आपने टीवी शो सभी ने देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आसान सवाल पूछे जाते हैं 5,000 रुपये के लिए, फिर 10,000, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज करते हैं और प्राइज मनी को भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, या बच्चों से जिस प्रकार के या व्यक्ति से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो उनकी कौन सी मेमोरी को चेक करना चाहते हैं, है ना। मतलब किस प्रकार की स्मृति की आवश्यकता होगी वहाँ पर उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रोसीजर मेमोरी की, है ना, प्रक्रियात्मक ज्ञान की, सिमेंटिक की, एप्सोइडिक की, या फिर वर्किंग मेमोरी की, चलन स्मृति की यहाँ पर आवश्यकता होगी। चलिए क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए, कौन सी मेमोरी की नीड हमको यहाँ पर लगेगी कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यस करिएगा आंसर, इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। आया समझ में, ये मेमोरी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें करेक्ट होगी। देखो नहीं भी पता है तो जो चीज़ें हमें याद है उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। प्रोसीजर मेमोरी, प्रक्रियात्मक ज्ञान, जस्ट एक बेसिक नॉलेज इस दिमाग के अंदर होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, है ना। तो बस वो एक तरीका आपको एक बार याद हो गया तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका कार्य चलता रहेगा। सिमेंटिक मतलब आपने इसका अगर वो देखा हो तो ये शब्दार्थ स्मृति होती है, अर्थगत स्मृति होती है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर आप चीज़ों के अर्थ याद करते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, बचपन से एक चीज़ आपने याद कर रखी है ना। भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो ये चीज़ आपने, जो चीज़ें आपने याद कर रखी है ना, चाहे वो हिस्ट्री की हो, कहीं की भी हो, पास्ट की बातें हों, तो वो सारी की सारी सिमेंटिक होती है। और कौन बनेगा करोड़पति में यही चीज़ें तो पूछी जाती है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एपिसोडिक मेमोरी यहाँ पर क्या होती है, जिसमें आप किसी भी एक एपिसोड को, किसी भी एक प्रसंग को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हो, है ना, वो ऐसे कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरे साथ कौन सी घटना घटी थी, या 2019 में मेरे साथ कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, तो वो घटना आपके लिए एक प्रसंग हो गया, जो आप आने वाली पीढ़ी को या आपके आगे वाली जो जनरेशन है उसको बता रहे हैं, अपने साथी समूह को बता रहे हैं कि 2019 में मेरे साथ या 2018 में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो एक एपिसोड हो गया, है ना। जैसे टीवी सीरियल में एपिसोड चलते हैं ना, एपिसोड 1 से लेकर 1000 तक एपिसोड हो गए। ठीक है, तो वो एक एपिसोडिक मेमोरी, आप उसको ऐसे कनेक्ट कर लो। वर्किंग मेमोरी, कार्यगत स्मृति एक ही होती है, चलन स्मृति मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन का सांस ले रहे हैं, है ना, जो भी नॉर्मल प्रक्रिया होती है, तो वो आपकी सारी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अभी आपसे बस यही पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग हो रहा है, सिमेंटिक मेमोरी का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है, वसुधा कामत है, कस्तूरी रंगन है, अल्फोंस है, रामशंकर कुरील है। 2017 में जो ड्राफ्टिंग आई थी NEP 2020 की, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, कस्तूरी रंगन को बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक प्रणाली का कार्यक्रम या उसका जो सीरीज है वो क्या है। अभी तक 10+2 चल रहा था, लेकिन NEP 2020 ने इसको चेंज कर दिया है। किस रूप में चेंज किया है, 3+4+4+5, या फिर 5-3-3-4, 4-3-3-5, या फिर 5-4-3-3। आप इसको ऐसे समझिए प्राइमरी, और इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगराइज करना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5+3+3+4। अब कैसे, उसको आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो चेंज किया गया है ना, पहले जो 5 हम लोग बोल रहे हैं, है ना, वो तीसरी से लेकर 8वीं तक होगा, फिर 8वीं से 11वीं तक लेकर 3,
है ना। और 11वीं से लेकर नेक्स्ट जो आपका 14th हो जाएगा मतलब कॉलेज, और ये 3 हो जाएगा, और 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के लिए ये हो जाएगा आपका 4, है ना। तो ये इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पर देख लो, ये बहुत ईजी स्टेज है ना। फाउंडेशन स्टेज जिसको मूलभूत चरण यहाँ पर बोला जाता है, वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, है ना। फिर प्रारंभिक चरण जो होगा वो 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। मिडिल स्टेज जो होगी वो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगी, और सेकेंडरी स्टेज जो होगी वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर करी जाएगी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आपको याद करना है, तो आप एक ट्रिक बना लो इसकी, FPMCS करके, ठीक है, FPMS करके आप एक ट्रिक यहाँ पर बना लीजिए, जिसमें आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो हो जाएगा, जो आपका फाउंडेशन स्टेज होगी उसमें आएंगे आपके 3 से 8 वर्ष, है ना। उसके बाद जो आपका प्रारंभिक चरण आएगा, प्रिपरेटरी स्टेज आएगा, उसमें 8 से 11 वर्ष हो जाएगा। फिर 11 से 14 में आपकी मिडिल स्टेज आ जाएगी, ये मिडिल स्टेज, और उसके बाद आ जाएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करेगी। तो जो नई शैक्षिक योजना आई है वो आई है आपकी 4 स्टेज में, FPMS करके, जिसको आप बोल सकते हैं 5+3+3+4 करके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बस आपको ये टर्म याद रखनी है कि पहली वाली स्टेज 3 से 8 वर्ष को क्या बोला जाता है, फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, शॉर्ट में इसको FPMS को याद कर लीजिए, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, ठीक है। और 5+3+3+4 इसका कोड होगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि नए शैक्षिक मॉडल में किस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और शैक्षिक प्रणाली क्या है, 5+3+3+4 है, FPMS है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। SNE जो एब्रीवेशन है, इसका एब्रीवेशन यहाँ पर क्या होगा, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, या फिर शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। तो SNE का जो फुल फॉर्म है वो है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। जब भी देखो स्कूल मैनेजमेंट में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जब भी आप कोई न्यू डाटा एंट्री करते हैं, है ना, तो उसको शॉर्ट में SNE बोला जाता है। तो शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा, है ना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन भी हम लोग साथ के साथ अब स्टार्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडरशिप फंक्शन आइडेंटिफाइड बाय लिथवुड एंड ड्यूक। स्कूल नेतृत्व पर निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण लिथवुड और ड्यूक के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। परिवर्तनकारी होना मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल होना, या फिर इमोरल होना। मान लो आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी, फिर भी आप इस क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर कर सकते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लिथवुड और ड्यूक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो कभी भी अनैतिकता की बात नहीं करेगा। कि स्कूल मैनेजमेंट में या स्कूल का जब आप नेतृत्व कर रहे हैं, जब आप लीडरशिप ले रहे हैं, तो उसमें कभी भी आपके अंदर वो वाली चीज़ नहीं होगी ना, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अनैतिकता, इमोरल होना नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो लिथवुड और ड्यूक के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक तत्व यहाँ पर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल होना, परिवर्तनकारी। लीडरशिप में कैसा होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। तो इसने पूछा क्या गया है, कौन सा चीज़ प्रस्तुत किया गया है, तो परिवर्तनकारी होना प्रस्तुत किया गया है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हाँ, स्टेटमेंट 1 को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि लीडरशिप में आपका ट्रांसफॉर्मेशनल होना आवश्यक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, दैट मीन्स कि आप दूसरों के विचारों, भावनाओं, उन चीज़ों को समझें और उनके अनुसार अनुसरण करें। देखो आप उस लीडरशिप चीज़ में है कि आप लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं कि आप लोगों को लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरों को जब गाइड करेंगे तो अब आपको उनको सामने वाले की बातें भी सुननी पड़ेगी, उनका अनुसरण भी करना पड़ेगा, उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये एक नया पैटर्न है ना, ये इनको थोड़ा शफल करके पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि बी लिखा है तो मैं इसको आंसर करके आ जाऊँ, ओके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 है लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यही चीज़ एग्जाम में थोड़ा दिक्कत कर जाती है। चलो अब नेतृत्व की बात कर ही ली है, तो इसमें 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। कौन सी वो 4 चीज़ें होती है, देख लीजिए एक बार से, ताकि जब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग बेसिक को थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेतृत्व को लोगों को एक ऐसे लक्ष्य के लिए सहयोग करने के लिए प्रभावित करने की गतिविधि होती है, मतलब जहाँ पर आप लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, है ना। किसमें 4 फैक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहला फैक्टर ये समझना उपयोगी है कि लोग किस प्रकार नेतृत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब लोग
किस तरीके से लीड करते हैं या लीडरशिप क्वालिटी उनमें कैसे होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा, प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, मतलब आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आप लोगों को, आपकी पर्सनालिटी लोगों को कैसे अफेक्ट कर सकती है ना। तीसरा, लक्ष्यों की प्रकृति जो लोगों को वांछनीय लगेगी उसका विश्लेषण किया जाएगा, मतलब ऐसे कौन कौन से लक्ष्य हैं जो लोगों को यहाँ पर वांछनीय लगेंगे, वांछनीय दैट मीन्स वैलिड लगेंगे कि हाँ इसकी बात को मानना चाहिए, आप उनका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मतलब जब आप लीडरशिप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, है ना। फोर्थ, नेताओं के द्वारा कार्रवाई में प्रदर्शित गुणों पर विचार किया जाएगा, मतलब जो लीडर होते हैं वो किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, उस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो नेतृत्व के लिए बेसिक इन 4 चीज़ों का होना आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले लोग लीड कैसे करते हैं, है ना, और प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है ना। लक्ष्यों की प्रकृति जो वांछनीय है उनके ऊपर एनालिसिस, विश्लेषण किया जाएगा, और कार्रवाई में प्रदर्शित गुणों पर क्या किया जाएगा, विचार यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, एक महान परियोजना में लोगों को पूरी तरीके से शामिल करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप। एक लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर क्या होती है ना। 2 स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन आपके सामने। ये रहा आपका पहला स्टेटमेंट, ये रहा पहला स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लोगों को पूरी तरीके से एक परियोजना में शामिल करना। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक लीडरशिप होने के लिए, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का होना आवश्यक है ना। तो इन्वॉल्व पीपल फुली इन अ ग्रेट प्रोजेक्ट, मतलब सारे लोगों को आप क्या करें, उस प्रोजेक्ट के अंदर सम्मिलित करें जिसको आप लीड यहाँ पर कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। दूसरा बोल रहा है, उद्देश्य, लक्ष्य और परिणामों को परिभाषित करें। आपके ऑब्जेक्टिव क्या, आपके लक्ष्य क्या है ना, आपके गोल क्या क्या है और उसके आउटकम यहाँ पर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो लीडरशिप के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है, देखो ये चीज़ ज़रूरी है बिल्कुल है, और ये भी ज़रूरी है, मतलब दोनों ही चीज़ों का होना आवश्यक है। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये दोनों ही चीज़ें होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, है ना, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा सेशन कैसा लगा। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है ज़रूर से मेंशन करिए। हम लोग एक डाउट सेशन अलग से लेंगे जिसमें आपके प्रीवियस 2 वीडियोज़ में अगर कोई डाउट रह गए उनको भी हम लोग साथ में ले लेंगे। और इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ को और डिटेल में पढ़ना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो डाउट सेशन में हम लोग एक साथ ले लेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।